फिर से अपने क्लास बीएल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अब आज हम जो बताने जा रहे हैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब पहला चैप्टर आपको हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक, प्रमुख क्वेश्चन मतलब बीटीसी के अनुसार ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो इसका उत्तर हुआ यूरोप। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका है बुर्बो वंश। किसका क्या है? बुर्बो वंश। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया? किस पद पर नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर है प्रधानमंत्री। किस पर है बाबू? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो किस संगठन से है? कार्बोनरी। किससे है? कार्बोनरी। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ए 1815। कब हुआ था? 1815। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका उत्तर है बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका उत्तर है डी। क्या है? डी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई? तो हुई तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। किसके साथ हुई? तुर्की के साथ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी कब? फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी? इसका उत्तर है 1789। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाबू राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक। किसने किया था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है, सिसिली और नेपल्स
राज संबंधित है किस देश से? सिसिली एवं नेपल्स राज संबंधित है किस देश से? तो इटली से बउआ। किससे है? इटली से। अगला क्वेश्चन है फ्रांस। फ्रांस का वह राजा जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। लुई 18वां क्या होगा? लुई 18वां होगा बाबू। इसमें क्या होगा? लुई 18वां। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना दबाने का प्रयास किया था। किसने किया था? राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना दबाने का प्रयास किया था। किसने किया था? चार्ल्स दशम। किसने किया था? चार्ल्स दशम। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता लागू किया था। समान नागरिक संहिता लागू किया था। कौन किया था? नेपोलियन ने। कौन किया था? नेपोलियन। आगे अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की? मेजनी। किसने की? मेजनी। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। 1853-54। आगे काबुल की मदद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध की थी। किसने? नेपोलियन तृतीय। निम्नलिखित में से इटली से संबंधित राज इनमें से सभी है बाबू। मोडेना, परमा, टस्की सब है इसमें। आगे है आपके स्क्रीन पर इमैनुएल ने रोम पर अपना कब्जा किया था। कब किया था? तो इसका बी नंबर है। इसका बी 1870-71। जर्मनी के एकीकरण के समय वहां लगभग कितने राज्य थे? जर्मनी के एकीकरण के समय वहां लगभग 300 राज्य थे। आगे ब्रुसेल्स सेप्ट शिक्षक व विद्यार्थियों की संस्था थी। जर्मनी से। किससे थी? जर्मनी से। आगे देखिए। आगे आपके स्क्रीन पर है क्या है? आगे आपके स्क्रीन पर क्या है? दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश जारी किया था। आदेश किसने जारी किया था? तो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक। बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से प्रभावित था। बिस्मार्क किससे प्रभावित था? तो ही गेल से। किससे? ही गेल से। पर्सा ने 1870 में फ्रांस को हराया था सेडान युद्ध में। किसमें? सेडान युद्ध में। आगे क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देश के मध्य हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देश के मध्य हुई थी? पर्सा और फ्रांस। हीतेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? स्थापना हुई थी कहाँ? मतलब किस देश में हुई थी? तो यूनान में हुई थी बाबू। कहाँ हुआ था? यूनान में। आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? फ्रांस के बुर्बो वंश शासन का अंत कब हुआ था? फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन कब अंत हुआ था? 1830। स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति की स्थापना की थी।
स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति की स्थापना की थी किसने? तो फिलिप ने। किसने? फिलिप ने। नेपोलियन का पतन कब हुआ? नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। आगे आपके स्क्रीन पर है, इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था। इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था। लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन है, 1832 ओटो नामक शासक जो राजा बनाया गया था। जो राजा बनाया गया था कहाँ का? तो यूनान का। कहाँ के बउआ? यूनान का। अगला क्वेश्चन है, हंगरी पर इटली के एकीकरण के समय किसका प्रभाव था, प्रभुत्व था? किसका जमा हुआ था वहां? कौन शासक कर रहा था? कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी के समय पोलैंड पर पूर्व नियंत्रण स्थापित था किस देश का? किस देश का था बउआ? रूस का। किस देश का था? रूस का। चलिए, ये जो था वस्तुनिष्ठ था। अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। आपको लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न ये पहला है। लघुत्तरीय प्रश्न ये आपका क्वेश्चन है बाबू। क्या है? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी व्यक्ति था, उसके कार्य क्या क्या थे? बस 1 से 2 स्टेप इसको याद रखिए। और कोई भी आदमी क्या करता है, देश के लिए क्या करता है, वही किए हैं। गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उन्होंने इटली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर वहां के जनता को अपना समर्थक बना लिया। जब तक जनता वहां का उसका समर्थक नहीं करेगा तो वो जीतबे नहीं करता। क्रांति वो जो युद्ध किए थे वो जीतते नहीं। समर्थक बना लिया। उन्होंने वहां गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर इमैनुएल को सत्ता सौंप दिया। क्या किया? सत्ता सौंप दिया। वहां अपनी सारी संपत्ति और सौंप कर वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कोई भी व्यक्ति पूरी संपत्ति जब राष्ट्र को समर्पित कर देगा तो वहां के राष्ट्र में रहने वाले लोग सब उनके दीवाने हो जाते हैं। सब उनको सराहने लगे, समझने लगे कि ये हमारा देश के लिए अच्छा है, ये महान आदमी है। बस समर्पित कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? कोई भी देश में क्रांति होगा तो समझ जाइए वहां का राजा, वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, उस देश के जनता पर अत्याचार करता होगा, उस देश के जनता के लिए बारे में नहीं सोचता होगा, तब तो वहां क्रांति हुआ। एक डेट इसमें दे दिया कि 1848 के बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था, मतलबी था और बड़ी गरम मिजाज का था। उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो बहुत बदमाश था। सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने पार्टी के बारे में सोचता था। कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं था। क्या था? सुधारात्मक कार्य नहीं था। ना ही उसे देश नीति में सफलता हासिल हो रहा था।
जब वो कट्टरवादी था और कुछ ऐसा नीति और ऐसा देश के लिए नहीं सोचा तो ऑटोमेटिक सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने उसके शासनकाल में भूखमरी, जब देश के प्रति नहीं सोचेगा, सब अपने पार्टी और अपने घर में हड़पेल सोचेगा, तो उस देश में भूखमरी तो बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। और जब भूखमरी बेरोजगारी बढ़ेगा तो जनता रोड पर आएगी, और जब जनता रोड पर आएगी तो युद्ध करेगी सरकार के खिलाफ। और जिस डेट में युद्ध किया उस डेट को 1848 की क्रांति कहा गया। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जुलाई 1830 की क्रांति की विवेचना करें। ये आपका प्रश्न है। जुलाई 1830 की क्रांति, क्रांति तो क्या बोले हम, क्रांति का मतलब लड़ना है ना। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति इस बात का सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता मतलब देश तथा देशभक्ति की भाषा का देशभक्ति की भाषा का पर फुटन का राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। कहने का मेरा मतलब हो गया कि 1830 ईस्वी की क्रांतिकारी इस बात का सूचक है कि वहाँ का राजा जो था, राजसत्तावादी जो था, उस देश का कट्टरवादी जो था, उसका प्रभाव कम हो रहा था। जब राजा का प्रभाव कम हो रहा था, जनता उसका वैल्यू नहीं दे रहा था, तो वो कुछ न कुछ करेगा, तो वही किए। इसमें भाग के लिया तो मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता ने अपना विचार रखा कि यहाँ का सरकार हम लोग के लिए नहीं कुछ कर रहा है, तो पूरे जनता को इकट्ठा करके रोड पर लाया। बात समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था। एकदम साफ तौर पर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया जो था, ये दोनों का एकीकरण का मतलब समझिए कि दोनों देश को मिलने के लिए नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रिया ये दोनों देश को एकीकरण, इकट्ठा, एकता, दोस्ती होने के लिए नहीं दे रहा था। बस वही दोनों का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था। ये कब होता? जब ऑस्ट्रेलिया को पराजित करते, जब ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके उसको हरा देते तो परास्त होकर छूट जाता तो हम ये दोनों के बीच में, इटली या जर्मनी के बीच में वो नहीं आता। जब नहीं आएगा तो दोनों का एकीकरण संभव होगा। बात समझ रहे हैं? बस वही किए हैं, वही है इसमें। चलिए देखिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। कोई भी एकीकरण में तो राष्ट्रवादी भावना जब तक जागृत नहीं होगा, अंदर प्रेम नहीं रहेगा, तो एकीकरण संभव नहीं होगा। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, जो इसको ऐसा होने के लिए नहीं चाहता था। उसने इटली एवं जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाना चाहता था। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। वो दबाना चाहता था, मगर वहां के जनता में अपने देश के प्रति प्यार बढ़ा, अपने देश से प्यार की भावना उसके अंदर बढ़ा। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली, बोले ना, जब वो हारा, पतन हुआ मतलब हार गया, खत्म हुआ, इटली में जर्मनी के लोगों में एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफल हो गए। बात समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है क्या आपके स्क्रीन पर, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे, है ना? क्या कारण थे? तो कोई भी क्रांति हो रहा है, या तो राजा को जनता से तकलीफ होगा तो राजा अत्याचार करने लगेगा अपना सेना को इस पर मारने उड़ने के लिए,
छोड़ देगा, ऐलान कर देगा कि जनता जहां में देखो वहीं पर मारो, तो अग्रसर जनता उग्र होकर सरकार से भी लड़ने लगेगा। या सरकार जनता को पूरा हर सुविधा जो गचा जो बोला वो नहीं देगा, तो अग्रसर ऑटोमेटिक ये चीज है कि जनता रोड पर आएगी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी, बस यही कारण होगा। देख लीजिए, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात आर्लेयंस वंश के लुई फिलिप ने उदारवादियों को पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्य वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ इससे नहीं मिला। लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सब जनता को 3 प्रकार को जो वर्ग बनाया, वो तीनों को सोचा हम संतुष्ट कर पाएंगे, मगर वो आखिरकार किसी को संतुष्ट नहीं कर सका। यद्यपि लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी, मतलब तीनों में उग्रवाद जो था उसकी ओर झुका हुआ, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। वास्तव में वो ऐसा आदमी नहीं था। उन्होंने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया, और अब क्या किया, जब नहीं था मगर ऐसा होने लगा कि पूंजीपति का पक्ष लेने लगा। गणतंत्रवाद के प्रति उनकी प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों में 1848 की क्रांति को जन्म दे दिया। जब उसने पूंजीपति की ओर झुका हुआ तो वहां का जनता जो था, जिसके लिए उसको चुना था, उसके खिलाफ में खड़ा हो गया और 1848 की क्रांति स्टार्ट हो गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रवादी क्या है? राष्ट्र मतलब देश। जो हम अपने देश के प्रति जो सोचते हैं, लगाव हमको है, हम जो है वो राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्रवादी किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटरनिक युग क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। मतलब वो ज्यादा इन्वॉल्व हुआ राजा बन के मतलब इतना ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। अब वैसा शासन किया शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति के इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काला समय को मतलब इतना बुरा किया, उसकी काला दिन सबका हो गया। काला दिन हो गया मतलब ज्यादा वो अत्याचार किया, इसलिए उस युग को काला मेटरनिक युग कहा जाता है। आगे हम जो बता रहे हैं आपको, मतलब इटली के एकीकरण में कौन कौन हिस्सा लिया, लास्ट उसका सफाया क्या किया, हम एक ही प्रश्न में चारों के बारे में बता देंगे आपको। अगर कोई एक के बारे में भी पूछेगा तो आराम से आप बना दीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले आपको मेजनी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मेजनी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? मेजनी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मेजनी क्या था? मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मसीहा भगवान कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक,
राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता थे। अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव थे। अब बहुत मतलब एक मिला के कह सकते हो कि विपत्ति आने के बाद भी वो अपने देश के प्रति अच्छा सोच और काम, अपने देश के प्रति अच्छा काम करते गए। वही कर्मठ कार्यकर्ता थे, उसी को कह सकते हैं। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक, बस यही मेन पॉइंट है आपका, यही मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, परंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया। मतलब वो एकीकरण करना चाहता था, मगर उस समय ज्यादा भारी था वहां का चांसलर, तो उस को जो सोच था, जो संगठन बनाया था, उसको समाप्त कर दिया, कुचल दिया। इस प्रकार मेजनी का पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया, मतलब वहां से हट गया, भाग गया। समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन दोबारा क्या आया वहां, देखिए दोबारा वहां आया माउंट काबूर। किसने क्या आया? माउंट काबूर आया। किसने क्या आया? माउंट काबूर आया। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, है ना? कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया के कारण नहीं मेजनी बेचारा अथी हो गया। अतः उसने फ्रांस से दोस्ती कर हाथ बढ़ाया। पूरा उसके पास ताकत बेचारा के पास नहीं था, तो सोचा सबसे पहले हम ऑस्ट्रिया को हराएंगे, तो उसके लिए वो फ्रांस से दोस्ती कर लिया, है ना? हाथ बढ़ाया। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में उन्होंने फ्रांस का साथ दिया, पहले फ्रांस का साथ दिया। इसी बीच 1869-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थक में फ्रांस ने अपना सेना उतार दिया। मत कहने का मेरा मतलब हो गया, जब इटली क्रीमिया युद्ध में जो फ्रांस का साथ दिया, तो क्या किया? अब फ्रांस ने भी अपना सेना इटली के समर्थक में उतार दिया, जिस कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित हुआ। जब पराजित हो गया तो 1860-61 ईस्वी में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों, मतलब जो उसके अंदर था परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया। आगे क्या है आपका? आगे आपका है गैरीबाल्डी। कौन है? गैरीबाल्डी है बाबू। गैरीबाल्डी चलिए देखिए गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांतिकारी के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था, मतलब पूरा मजबूती के साथ। उन्होंने अपने कर्मचारियों, अगर बढ़िया से नहीं जनाता होगा भी तो सुन लीजिए, अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशक्त सेना बनाई, बड़ी मजबूत सेना बनाई। उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स में गणतंत्र की स्थापना की। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया, ताकि अब उसको दे दिया तो छोटा हो, मतलब वहां का राजा बन गया, अब वहां का वो कार्यभार संभालेगा। वही विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया तथा अपनी सारी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबू, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं
विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूरा हुआ। बात समझ में आ गई आपको? आगे क्या है? जर्मनी का एकीकरण। यह था इटली का एकीकरण। अब आपको बता रहे हैं हम जर्मनी का एकीकरण क्या है। ध्यान दीजिए, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी जो था मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में संग्रहित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ आगे देखिए कटा हुआ सुदृढ़। इसी दौरान क्या था? सुदृढ़ जो था सुदृढ़ अवस्था में रहा। आधुनिक युग के आते आते जर्मनी 300 राज्यों में विखंडित हो गया। बस इतना याद रखिए, 300 राज्यों में विखंडित हो गया। अब जर्मनी के एकीकरण जब विखंडित हो गया तो उसको एकीकरण के नेपोलियन बोनापार्ट का श्रेय है। विखंडित हो गया तो एकीकरण में सबसे अहम भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, काउंट हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। क्या किया? बढ़ावा दिया। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने जालबेरिन नामक संघ बनाया जो जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। क्या किया? बढ़ावा दिया। तब बिस्मार्क आए। कौन आए? बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी की एकीकरण के प्रयास में जुट गया। उन्होंने जर्मनी में एकीकरण हेतु रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। याद रखिए, जर्मनी में एकीकरण जो है रक्त एवं लौह नीति किसने किया? बिस्मार्क किया। यद्यपि बिस्मार्क ने नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्यम भावी था, परंतु मतलब उसके लायक नहीं था, उससे लड़ने की क्षमता नहीं था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही वह फ्रांस से समझौता कर लिया, फ्रांस से दोस्ती कर लिया और ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उन्होंने फ्रांस को भी कुछ क्षेत्र दे दिया। जब लोभ दे दिया फ्रांस को तो इसी की तरफ लड़ेगा। क्षेत्र देने को वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुएल से भी संधि कर ली। ऑस्ट्रिया में 1866 में पर्सा के खिलाफ सेडोवा युद्ध की घोषणा कर दी। पर्सा कर दिया, सेडोवा युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। इसमें भी बुरी तरह वो हार गया। 19 जून 1870 ईस्वी में फ्रांस के शासक नेपोलियन की पर्सा के खिलाफ सेडोन की लड़ाई में जबरदस्त हार हुई और आखिरकार 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हो गई। बात समझ में आ गया ना आपको? चलिए, आज का इतिहास का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। जय हिंद।